तो चलिए आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज की जो कक्षा है उसमें हम बात करने वाले हैं आपसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जी हाँ, इसको शॉर्टकट में कुछ लोग एमसीजी भी कहते हैं। इसको कहा जाता है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। ठीक, और अगर इसका काम हमें पता चल जाए तो फिर ये काम करता कैसे है। दो तीन चार सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज हम इस क्लास में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ गैल्वेनोमीटर। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूँ तो सिंपली मैं ये कहूँगा, ठीक है, it is a device that used it is a device that used to detect an electric current in a circuit, electric current in a circuit। अगर आप किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डिटेक्शन करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि हम ये पता लगा पाएं कि इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है या नहीं है, तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आपने अपने लेबोरेटरी में कुछ इस तरह का डिवाइस देखा होगा जिसमें एक इस तरह का स्केल होता है और बीच में ये जीरो होता है, कुछ मार्किंग इधर भी होती है 1 2 3 और कुछ मार्किंग इधर भी होती है 1 2 3, और जो सेंटर जो पॉइंटर होता है वो आपका जीरो पर होता है। ठीक है, और दो टर्मिनल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं कनेक्शन करने के लिए। बेसिकली गैल्वेनोमीटर आपको ये तो बताता ही है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसका यूज इसलिए भी करते हैं कि करंट किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर ये राइट की तरफ गया तो इसका मतलब मेरा जो करंट है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, और अगर ये जो है लेफ्ट की तरफ गया तो इसका मतलब करंट जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। जो मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट होते हैं या आपके पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें गैल्वेनोमीटर को बहुत अच्छी तरीके से एक इस्तेमाल किया जाता है, एक पेंसिल जॉकी को लगाकर। लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। आज का टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर काम करता कैसे है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको ये पता होगा कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाकर समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट कर दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अगर आप कुछ ऐसा करें कि आप एक कॉयल यहाँ पर रख दें, एक सर्कुलर कॉयल लिया हमने जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स थे। ये एक सर्कुलर मैंने कॉयल लिया जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स थे इस तरह से, और इसके अंदर हम लोगों ने करंट को पास करवाया। जब हम करंट को पास करवाएंगे तो इस सर्कुलर कॉयल का एक हिस्सा तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और एक हिस्सा साउथ की तरह बिहेव करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एंड नॉर्थ बन जाएगा और ये एंड आपका साउथ बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कॉयल, कोई भी करंट कैरिंग कॉयल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। ठीक, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी कॉयल में करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यानी कि वो कॉयल का वो वाला फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा, और अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कॉयल का वो वाला हिस्सा आपका नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि एक कॉयल के अंदर दोनों तरह के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल के साथ साथ साउथ पोल भी एग्जिस्ट करता है। तो आइए चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब होगा क्या, अब होना कुछ इस तरह से है कि मान लेते हैं कि हमने इसके साथ एक पॉइंटर को अटैच कर दिया है। तो मैं एक पॉइंटर यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये एक मतलब पॉइंटर मतलब सिंपली एक निडल जिस पे हम लोगों ने ऐसे एरो बनाया हुआ है, और यहाँ एक स्केल में दिखा देता हूँ। ये सेंट्रल जीरो गैल्वेनोमीटर हम लोग इसको कह रहे हैं।
जैसे ही आप इसके अंदर करंट पास करोगे तो ये वाला नॉर्थ इस नॉर्थ की वजह से एक रिपल्शन फील करेगा, और या फिर आप कह सकते हैं कि ये वाला जो नॉर्थ एंड है वो इस साउथ की वजह से अट्रैक्शन फील करेगा और ये मेरे राइट साइड की तरफ जो है ट्विस्ट हो जाएगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें, यानी कि गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल को इंटरचेंज कर दें, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाने के कारण नॉर्थ पोल अब नीचे बन जाएगा, साउथ पोल ऊपर बन जाएगा। तो यानी कि डिफ्लेक्शन किधर होगा, मेरे लेफ्ट साइड में होगा। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको सीधा सपाट लैंग्वेज में ये बोलना है कि गैल्वेनोमीटर का काम करने का प्रिंसिपल ऐसा है कि जब किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और किसी कॉइल से करंट पास करवाई जाती है, तो कॉइल क्या करती है, एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है और उस टॉर्क की वजह से वो कॉइल अपनी एक्सिस के अबाउट क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड हेंस रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या है, जल्दी से बताइए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे कुछ और। देखिए, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मैं आप एक पुराना डिज़ाइन यहाँ पर जो है बना रहा हूँ, और ये पुराना डिज़ाइन जो है आजकल, ये वाला जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है। लेकिन पुराने समय में जो गैल्वेनोमीटर तैयार किया गया था, जो बनाया गया था, वो कैसा था, आइए ज़रा मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। पुराने टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, दो कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स यूज़ किए थे। हालांकि मॉडर्न डे में भी जो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है उसमें भी कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल यूज किए जाते हैं। मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा कि कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स यूज करने के पीछे का थ्योरी क्या है। तो ये नॉर्थ पोल हमने यहां ले लिया और यहां पर हम लोगों ने साउथ पोल ले लिया, और इस दोनों के बीच में हम लोगों ने एक कॉइल को इस तरीके से, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, या आप ये कह सकते हैं फ्रीली सस्पेंड कर दिया। और ये कॉइल की जो वाइंडिंग हम लोगों ने की है वो एक जो है स्प्रिंग नीचे इस पे लगा हुआ है, और कॉइल की वाइंडिंग हम लोगों ने एक सॉफ्ट आयरन कोर पर की है। सवाल आपके मन में बहुत सारे होंगे कि हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसको क्यों लपेटा है, और सवाल एक और आपके मन में चल रहा है कि ये आपने फ्लैट पोल क्यों नहीं लिए, आपने कॉनकेव पोल्स क्यों लिए। तो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, नीचे हम लोगों ने एक स्प्रिंग लगाया है एस डैश, इस स्प्रिंग का नाम रख देते हैं। नीचे एक टर्मिनल आपको मिलेगा जिसको हम T2 कहेंगे, और ऊपर वाली जो वायर है, ठीक है, इस वायर में जो है एक कॉनकेव मिरर लगा है। क्योंकि पुराने टाइम पर पॉइंटर नहीं था तो हम लोग यूज किया करते थे लैंप स्केल मेथड। मेथड का नाम क्या है, लैंप स्केल मेथड। हम लोग क्या करते थे, इस कॉनकेव मिरर के सामने एक मोमबत्ती को जला के रख दिया करते थे। तो ये कॉनकेव मिरर उस मोमबत्ती की इमेज कहीं ना कहीं बनाता था, कैंडल की, लाइटनिंग कैंडल। तो जैसे ही ये कॉइल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती थी तो वो इमेज भी क्या होती थी, रोटेट होती थी, जिससे हमें ये पता चल जाता था कि कॉइल के अंदर एक डिफ्लेक्शन पैदा हो चुका है, या कॉइल जो है, कॉइल के अंदर करंट पास हो रही है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट कर गई। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो पुराना, जो क्लासिकल डिजाइन था गैल्वेनोमीटर का, उसमें कौन सा मेजरमेंट मेथड यूज किया जाता था। तो इसमें यूज किया जाता था लैंप स्केल मेथड। कौन सा मेथड, लैंप स्केल मेथड। तो आइए जरा समझिए थोड़ा सा। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोगों ने रिजिड सपोर्ट से हैंग किया हुआ है, और ऊपर वाला हिस्सा आपको एक टर्मिनल T1 प्रोवाइड करेगा। ये टर्मिनल T1 और T2 की हेल्प से हम इस गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो करंट पास होगी, करंट पास होने के कारण कॉइल टॉर्क फील करेगी, और टॉर्क एक्सपीरियंस जैसे ही करेगी तो कॉइल रोटेट हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा। अब इस स्प्रिंग का जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप ये स्प्रिंग ना लगाएं तो कॉइल जब रोटेट हो जाएगी और आप जैसे ही करंट को जीरो करोगे तो ये कॉइल लौट कर वापस नहीं आएगी।
तो ये कॉयल वापस से अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर सके, इसलिए हमने नीचे क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया। तो स्प्रिंग भी एक टॉर्क पैदा करेगा और उस टॉर्क का नाम होगा रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम में देखिए, देखिए अगर छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, ये देखिए जैसे कि मान लीजिए ये मोबाइल फोन को समझो कि ये कॉयल है और ऊपर से आपने इसको लटका रखा है। अब इसने टॉर्क फील किया तो नीचे का जो स्प्रिंग है वो भी ट्विस्ट हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो स्प्रिंग इसको, मान लीजिए मैं इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा हूं, लेकिन स्प्रिंग इसको कैसे घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो होगा क्या प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में आपकी कॉयल रुक जाएगी। और दूसरा फायदा स्प्रिंग का ये हुआ कि जैसे ही हम लोग करंट को जीरो करेंगे, एज सुन एज द करंट बिकम जीरो, सो कॉयल विल रीस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट, कॉयल वापस से अपने स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम बात करें, इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा यानी कि कॉयल किसी पर्टिकुलर एंगल पर रुक जाएगी, तो क्या होने वाला है, तो हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकम इक्वल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाय द स्प्रिंग। ये इक्वल होगा किसके, रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी कॉयल पर कितना टॉर्क लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो टाउ एम मैं इसको लिखना चाह रहा हूं सिंबॉलिकली, और मैं इसको लिखना चाह रहा हूं यहां पर टाउ आर, आर फॉर रीस्टोरिंग एंड एम फॉर मैग्नेटिक। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क मिला आपको, और ये वाला टॉर्क कौन सा है, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक, अब हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज की है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये मेरे जो दोनों हाथ हैं वो इस तरह से हैं और इनके बीच में मैंने कॉयल को ऐसे रखा हुआ है, तो कॉयल किसी भी ओरिएंटेशन में आप कॉयल को रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क फील होगा, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आप ये सोचिए कॉयल का प्लेन ये है और ये आपने कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल यूज किए हुए हैं, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अगर कॉयल ऐसे रोटेट हो जाए तो तब भी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूं तब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। देखो यहां देखो, कॉयल को हमने ऐसे रखा हुआ है, ये कॉयल का प्लेन है आपका। ठीक है, ये कॉयल का प्लेन है आपका, इस तरह से कॉयल रखा है। आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और आपने कैसे पोल यूज किए हैं, आपने कॉनकेव शेप पोल यूज किए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सेमी सर्कुलर पोल हमने यूज किए हैं। इस तरह से सेमी सर्कुलर आपने पोल्स यूज किए हैं। अब आप ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों कि अगर आपकी कॉयल रोटेट होगी तो हर कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एरिया वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए अब आपकी कॉयल अगर ऐसे रोटेट हो गई तो ये देखिए ये एरिया वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस कंडीशन में भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाई वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्यों किया जाता है, कॉनकेव शेप पोल यूज क्यों किए हैं, तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स। जो आपने कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स बनाए हैं, ठीक है, इनका यूज क्या है, इनका यूज है टू प्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, so that radial magnetic field, so that the coil experiences, so that the coil experiences a maximum torque, so that the coil experiences a maximum torque। ठीक है, आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए एरिया वेक्टर ये है आपका और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कॉयल इस तरह से रोटेट हो जाए तो हर कंडीशन में, हर ओरिएंटेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल होगा किसका, एरिया वेक्टर का, वो कितना होगा, 90 होगा। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है,
टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, और अगर थीटा 90 है तो उस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आइए समझते हैं हम लोग मैग्नेटिक टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक टॉर्क को लिख सकते हैं NIAB साइन, और यहां पर 90 डिग्री हम लोग यहां लिख देंगे साइन 90। साइन 90 का रीजन क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि हमने रेडियल पोल, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए जनरेट की है ताकि कॉइल हमेशा मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस कर सके। अब जैसे ही ये कॉइल ट्विस्ट होगी तो ऊपर की जो तार है जो आपने लटका रखी है और नीचे वाला जो स्प्रिंग है वो भी ट्विस्ट होगा, तो यानी कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक ट्विस्टिंग, या आप कह सकते हैं एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर टॉरिजनल कांस्टेंट के है और कॉइल के अंदर कितना रोटेशन हुआ, थीटा रोटेशन हुआ, तो स्प्रिंग कितना टॉर्क पैदा करेगा, के थीटा। ठीक है, के को क्या बोलते हैं हम लोग, नाम याद कीजिए, के को हम लोग कहते हैं टॉरिजनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टॉरिजनल कांस्टेंट इसको कहा जाता है। और टॉरिजनल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। मतलब अगर एक रेडियन अगर कॉइल घूमेगी, ठीक है, तो कितना टॉर्क पैदा होगा, के टॉर्क पैदा होगा। ठीक है, के टॉर्क जनरेट करेगी। और अगर टोटल थीटा रोटेट हुआ है तो कितना टॉर्क जनरेट करेगा, के थीटा। इसकी यूनिट याद रखना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी जो एसआई यूनिट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर पर रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या हुआ, ये आपका टॉर्क हो गया, और पर रेडियन क्योंकि हम पर यूनिट ट्विस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए, नाम क्या है इसका, टॉरिजनल कांस्टेंट। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका NIAB साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा के थीटा, आई को यहीं पर छोड़ दीजिए, और ये हो जाएगा के अपॉन NAB, और यहां पर क्या होगा आपका थीटा। दोस्तों ये जो के अपॉन NAB है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो हम लिख देंगे I इज इक्वल टू जी थीटा, और यहां लिखना चाहिए कि G इज इक्वल टू क्या था, के अपॉन NAB, और इसको बोला जाता है क्या, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। नाम याद कीजिएगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इसको कहा जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर I G थीटा के इक्वल है तो इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि अगर I G थीटा के इक्वल है, I इज इक्वल टू जी थीटा, और G कांस्टेंट है किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए, तो इसका मतलब I और थीटा एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज्यादा करंट भेजोगे कॉइल के अंदर उतना ही ज्यादा रोटेशन देखने को मिलेगा। और यही प्रिंसिपल है किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, ग्रेटर द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ग्रेटर विल बी द ट्विस्टिंग ऑफ द कॉइल। ठीक है, सो I प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो एग्जाम में आपको यहां तक लेके आना है गैल्वेनोमीटर को, ये इसका जो है प्रिंसिपल को प्रूफ करके दिखाना है कि भाई I जो है थीटा के क्या है, प्रोपोर्शनल है। बात करते हैं अब हम जो है सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए हम कब कहेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। देखो सेंसिटिव नाम से ही हमें पता चलता है, जो बहुत छोटी चीज के लिए भी हम लोग को बताए। जैसे अगर आप कहो कि मेरा एक दोस्त है वो बड़ा सेंसिटिव है, तो यानी कि वो बात बात पे नाराज हो जाता है। छोटी सी कोई बात बोलते हैं तो वो नाराज हो जाता है, मुंह फुला लेता है, तो इसका मतलब वो क्या है, सेंसिटिव है। तो आपका गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, या किस कंडीशन में आप कहोगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, तो लिखिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए मेरे साथ। हम कहेंगे अ गैल्वेनोमीटर is said to be a galvanometer is said to be more sensitive if it is able to detect
if it is able to detect, if it is able to detect even a very small current, even a very small current, अगर ये बहुत छोटी करंट को भी क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, तो हम कहेंगे हमारा गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है। अगर आप गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आइए मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, दो तरह की सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर के अंदर होती है। तो हम लोग यहां पर दो बॉक्स बनाएंगे और इन बॉक्स के अंदर मैं आपको दो तरह की सेंसिटिविटी के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहली सेंसिटिविटी क्या है। सबसे पहली सेंसिटिविटी को हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं इसको, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। और दूसरी सेंसिटिविटी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी IS इज डिफाइन एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ डिवाइडेड बाय आपने कितना करंट भेजा था। ठीक है, तो थीटा और आई के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पर डिफ्लेक्शन, क्या लिख सकते हैं आप यहां पर, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है, यानी कि IS इज इक्वल टू होगा थीटा और I इज इक्वल टू तो जी थीटा होता है, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, यानी कि IS इज इक्वल टू 1/g, यानी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को क्या कहा जाता है, करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो कांस्टेंट था उसका अगर आप रेसिप्रोकल निकाल लें तो वो जो रेसिप्रोकल निकाल रहे हो उसी को हम क्या कहेंगे, करंट सेंसिटिविटी कहेंगे। एग्जाम की बात कि इसकी यूनिट क्या होगी, अगर आप इसकी SI यूनिट जानना चाहते हैं तो SI यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा रेडियन पर एम्पियर। क्या होगा, रेडियन पर एम्पियर, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी क्या है, थीटा अपॉन आई है, तो इसलिए थीटा को मेजर करेंगे रेडियन में, ठीक है, और करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में। सो रेडियन पर एम्पियर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं VS इज इक्वल टू थीटा अपॉन V, यानी कि इसको आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, डिफ्लेक्शन पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट जो अप्लाइड वोल्टेज है, इस चीज को क्या कहा जाएगा, इस चीज को कहा जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या कहा जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाम याद हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी और दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो VS इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू थीटा अपॉन, और V की जगह पर हम I इंटू आर लगा सकते हैं, ओम्स लॉ। अब आपको पता है कि VS इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, थीटा, I को हमने जी थीटा के इक्वल प्रूफ किया था, सो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो VS इज इक्वल टू 1/GR, जहां G गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है और R क्या है, कॉयल का रेजिस्टेंस है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल, ये कॉयल का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल, ये आपकी कॉयल का रेजिस्टेंस है। और अगर आप इसकी SI यूनिट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी SI यूनिट में आपको बताऊं, तो इसकी SI यूनिट जो होगी वो होगी आपकी रेडियन पर वोल्ट। क्या होगी, रेडियन पर वोल्ट। अब आपने दोनों तरह की सेंसिटिविटी को देखा, दोनों तरह की सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के रेसिप्रोकल पर डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर आप अपने गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू को कम रखना चाहिए। G की वैल्यू को जितना कम रखोगे आपकी सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें तो ये हम लिख सकते हैं कि अगर आप सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाए, तो सेंसिटिविटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हो
तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो कैपिटल जी है, यानी कि जो आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, उसको आपको कम रखना चाहिए। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को जितना ज्यादा कम रखोगे आपकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर पर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है जिन पर जी डिपेंड करता है उन पर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो यही हमारा अगला चर्चा का विषय होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो आइए समझिए जरा, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंसिटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द sensitivity of a galvanometer, sensitivity of a galvanometer, किसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की सेंसिटिविटी जी पर डिपेंड करती है, और जी इज इक्वल टू क्या होगा, के अपॉन एन ए बी। तो अगर आप सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो जी को कम करना चाहिए। जी को कम करने के लिए आपको के को कम रखना चाहिए, एन को बढ़ा देना चाहिए, ए को बढ़ा देना चाहिए, और बी को भी बढ़ा देना चाहिए। तो पहला फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर होगा लो टोरिजिनल कांस्टेंट। लो टोरिजिनल कांस्टेंट, कि भाई टोरिजिनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लो टोरिजिनल कांस्टेंट। अब लो टोरिजिनल कांस्टेंट करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी सस्पेंशन वायर थी, जिस वायर से कॉइल को हमने लटकाया था, वो एक खास किस्म के मटेरियल से बनाई गई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस कैन बी, या हम लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल, या हम लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज। मटेरियल का नाम याद कीजिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज सस्पेंशन वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज सस्पेंशन वायर। तो जो सस्पेंशन वायर आपने यूज किए ना, जिससे आपकी कॉइल लटक रही है, वो कौन से मटेरियल का बनाया जाना चाहिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज। एग्जाम में एक नंबर का सवाल आता है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल को यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका टोरिजिनल कांस्टेंट क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट लो हो जाता है और हमारा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2। अच्छा, लो टोरिजिनल कांस्टेंट का मतलब क्या है, कि जो जल्दी से ट्विस्ट हो जाए। मान लीजिए आपने कोई हार्ड वायर यूज कर ली, आपने करंट को भेजा, टॉर्क तो एक्सपीरियंस किया कॉइल ने, लेकिन सस्पेंशन वायर ट्विस्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब आपकी रीडिंग अभी भी 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव कब होगा, जब आप 1 मिली एम्पियर करंट भेजो और तब भी वो सुई हिले, तो इसका मतलब आपका गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी लार्ज, एन शुड बी लार्ज, कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, एन शुड बी लार्ज, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो कॉइल का वेट भी बढ़ेगा। मान लीजिए आप 1 करोड़ टन बना दिए तो कॉइल बहुत भारी हो जाएगी, और जब कॉइल भारी हो जाएगी तो ट्विस्ट आसानी से नहीं होगी। तो एन को बढ़ाना चाहिए, तो हम लिखेंगे बट नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बिकॉज इट makes galvanometer bulky, भारी बना देगा, ये उसको क्या बना देगा, भारी बना देगा। नंबर 3, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल ए शुड बी लार्ज, कैपिटल ए भी लार्ज होना चाहिए। कैपिटल ए को लार्ज किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर की जो कंपैटिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। आपने एरिया बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया तो पता चला कि लैब में गैल्वेनोमीटर को लेकर आ रहे ट्रक में लोड करके,
इतना बड़ा एरिया, ये साइज इंक्रीज कर देगा उसको, ठीक है। एरिया ज्यादा करना चाहिए लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी ये लिखेंगे बट नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बट नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, because it increases the size of galvanometer, increases the size of galvanometer, ये गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा कर देगा। लास्ट फैक्टर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लो, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, या फिर आप यूज कीजिए हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कैपिटल बी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैपिटल बी शुड बी स्ट्रांग, कैपिटल बी शुड बी स्ट्रांग, कैपिटल बी स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जी स्ट्रांग? स्ट्रांग इसलिए होना चाहिए, ठीक है, कि भाई बी ज्यादा होगा तो जी कम हो जाएगा, और जी कम हो जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो बी को स्ट्रांग करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसको आप कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, by using an electromagnet or horseshoe type magnet, ठीक है। जो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होती है ना, उसके पोल क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। देन दो सेपरेट पोल यूज करने से बेटर है कि आप एक यू शेप हॉर्स शू टाइप मैग्नेट यूज कीजिए, उसके बीच में कॉइल को रखिए, तो आप जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स पर गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अमीटर की, तो अमीटर कोई नया डिवाइस नहीं है। अमीटर एक गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन एक कैसा गैल्वेनोमीटर? एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। और एक वोल्ट मीटर भी एक गैल्वेनोमीटर ही है। कैसा गैल्वेनोमीटर? एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो आप सीधे तौर पर गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट में एज अ करंट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज्यादा करंट पास हुआ तो आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज करने के लिए। तो हम बात करना चाह रहे हैं आपसे अगली बात है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। जैसा कि मैंने कहा कि एमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन कैसा गैल्वेनोमीटर? एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। देखिए, हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है। अब हमें खतरा इस बात का है कि अगर आपने इसको डायरेक्ट एज अ एमीटर यूज कर लिया, अगर आप इसको डायरेक्ट एज अ एमीटर यूज करोगे, तो कभी अगर इसके अंदर ज्यादा करंट पास होगी तो खतरा यह है कि आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक लो रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट कहते हैं, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अब होगा क्या, पहले गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट आईजी पास हो सकती थी, लेकिन जैसे ही आपने शंट लगाया तो अब आप एक्स्ट्रा करंट भी इसको दे सकते हो। यानी कि अब करंट अगर आपने आई दिया जो आईजी से ज्यादा होगी, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट बाईपास हो जाएगा, आई माइनस आईजी। तो शंट लगाने के दो फायदे। पहला फायदा कि आप अपने गैल्वेनोमीटर को एक्सेसिव करंट के डैमेज से बचा पाए। दूसरा फायदा, आपने अपने गैल्वेनोमीटर की रेंज को बढ़ा दिया। मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं और उस शहर में बाईपास क्यों बनाया गया है? ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए। पहले शहर के अंदर से गुजरने के लिए हमें बहुत घंटों का वक्त लग जाता था, लेकिन जब से बाईपास बना है तो हम शहर के बाहर से हाईवे पे कनेक्ट हो जाते हैं।
तो यही काम हम लोगों ने यहां पर किया है। पहला फायदा, बार बार मैं एक ही बात को दोहरा रहा हूं, ये एग्जाम में आने की संभावना है, कि पहला फायदा क्या है कि टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय द एक्सेसिव करंट। और सेकंड एडवांटेज क्या है, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी कम हो गया, ठीक है। और तीसरा फायदा क्या है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि आपने गैल्वेनोमीटर की रेंज को भी बढ़ा दिया। जहां आप आईजी करंट ही मैक्सिमम भेज पाते थे, अब आप उससे ज्यादा करंट भेज पाते हो, क्योंकि आपके पास एक बाईपास सर्किट मिल चुका है। और ये लो रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी शादी है, तो आप ऐसे थोड़ी ना कि भाई लोअर टी शर्ट में चले जाओगे, ठीक है, आपको तैयार किया जाएगा, आपको सहरा वहरा बांधा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर को जब एज अ एमीटर यूज करने के लिए ले जाया जाएगा, तो एक शंट पैरेलल में लगाकर उसको ले जाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एमीटर है तो गैल्वेनोमीटर ही, लेकिन कैसा गैल्वेनोमीटर, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बात करते हैं कि शंट की वैल्यू कैसे डिसाइड की करेंगे, कि कितना ओम का शंट लगाना चाहिए। तो आइए जरा देखिए ध्यान से, शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों पैरेलल में है। यहां पर G गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, यहां पर G गैल्वेनोमीटर के कांस्टेंट को नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। शंट और S दोनों के दोनों, देखो S और G दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो हम कहेंगे IG इंटू G इक्वल होगा I माइनस IG इंटू S। तो ध्यान से समझिएगा, S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, S होगा IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। अब यहां जितने भी टर्म्स यूज हुई हैं, जरा एक बार उनका खुलासा कर दिया जाए, ठीक है। यहां पर S का मतलब क्या है, S का मतलब है शंट रेजिस्टेंस, S का क्या मतलब है, शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। IG को क्या बोलते हैं, अच्छा G को क्या बोलते हैं, G को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बोला जाएगा इस फॉर्मूले में, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, कंफ्यूज मत होना, पिछले फॉर्मूले में G का मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट था, ठीक है। और IG को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि कितनी करंट भेजने के बाद गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम रोटेशन पर पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और I को क्या बोला जाता है, I को बोला जाता है रेंज ऑफ अमीटर, क्या बोला जाता है, रेंज ऑफ एमीटर, कि आपने कितने रेंज का एमीटर तैयार करना है। अगर आपको बोलें कि कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ 10 एम्पियर रेंज, तो इसका मतलब I की वैल्यू 10 हो जाएगी। न्यूमेरिकल में IG आपको बताया जाएगा कि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है। बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। सो R इफेक्टिव, आप देख सकते हैं कि G और S दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा GS अपॉन G प्लस S, ठीक है। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। और याद रखिएगा, कौन सा एमीटर सबसे अच्छा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम। तो ये स्टार पॉइंट में लगा के लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। एन आइडियल एमीटर, एन आइडियल एमीटर, एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, हैज जीरो रेजिस्टेंस। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो कर सकें। ये सिर्फ क्या है, एक कंडीशन है, आइडियल केस है, कि भाई सबसे बढ़िया गैल्वेनोमीटर उसे माना जाएगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। लेकिन जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा अच्छा है। आप डिसाइड करोगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर की। अब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। आइए जरा चर्चा में हिस्सा लीजिए। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इनटू वोल्टमीटर। अच्छा, मेरी बात को याद रखना जरा एक बार, मैंने आपसे कहा था कि वोल्टमीटर एक गैल्वेनोमीटर है, लेकिन कैसा गैल्वेनोमीटर, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर।
क्योंकि किसी भी सर्किट के साथ, आपने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा, किसी भी सर्किट के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। अगर आप वोल्ट मीटर को लो रेजिस्टेंस रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा करंट वोल्ट मीटर से पास हो जाएगी, आपका अप्लायंस प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा रखा जाए ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आपके अप्लायंस से गुजरे और वोल्ट मीटर से मिनिमम करंट पास हो। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। तो दोस्तों इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। आप गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे ताकि आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकें। तो ये देखिए, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें तो आप तैयार कर चुके हैं क्या? वोल्ट मीटर। तो ये जो यूनिट आप सामने देख रहे हैं, इस यूनिट को हम वोल्ट मीटर कहेंगे। अब गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट पास होगी भाई? मैक्सिमम इसके अंदर आईजी करंट पास हो रही है, जो कि इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। यानी कि इतनी मैक्सिमम करंट पर यह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर ने V वोल्टेज को रीड किया, तो आप सिंपल ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी और प्लस आई जी इंटू आर। आप यहां से आई जी कॉमन ले लीजिए। सो V इज इक्वल टू क्या होगा? आई जी, और ये होगा G प्लस आर। आप लिख सकते हैं V अपॉन आई जी इज इक्वल टू G प्लस आर। यानी कि यहां से R की वैल्यू निकल के सामने आ रही है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। ये फॉर्मूला याद रखिए, काम आएगा न्यूमेरिकल करते टाइम, ठीक है। तो R क्या है? आपका वो रेजिस्टेंस है जिसको आपने सीरीज में लगाया, ठीक है। R क्या है? R है रेजिस्टेंस इन सीरीज। R है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज जो आपने सीरीज में लगाया गैल्वेनोमीटर के साथ। और यहां पर G क्या है? G आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। G आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। IG क्या है? IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। IG को हम कहेंगे, IG हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। और दूसरी बात कि जो आपका V है वो क्या है? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है, कि जितने रेंज का आपको वोल्ट मीटर तैयार करना है, ये वोल्ट मीटर की रेंज है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ये बात आप याद रखिए, ये बात बेहद खास और बेहद जरूरी भी है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर के साथ जब आपने R रेजिस्टेंस लगा दिया तो ऐसा करने से आप रेजिस्टेंस को बढ़ा पा रहे हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो यहां लिख देता हूं, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का वो कितना होगा? G प्लस आर होगा। और आपका गैल्वेनोमीटर जब R लगा दिया आपने तो रेजिस्टेंस बढ़ गया और तैयार हो गया आपका वोल्ट मीटर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि भाई आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको कहना चाहिए मेरे साथ, ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है एक एक नंबर के। आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये बात आपको याद करनी है, ये बात बेहद खास है। तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर, जहां हमने गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल को समझा। हमने समझा कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, किन किन फैक्टर पर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना चाहिए, किसको कम करना चाहिए, और गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वोल्ट मीटर और एमीटर में। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।